हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज रवि वर्मा। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक्स क्लास 10th। जी हाँ, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वाले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आता है इंडेक्स 17.5 यानी कि टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में आप लोग सब कुछ जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा रिकैप कर लेते हैं यहाँ पर कि लास्ट वाले पार्ट में आप लोगों ने क्या सीखा था। हम लोग मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर आप लोगों ने बैंक के बारे में सीखा। यहाँ पर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको और दे देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक का मॉडर्न एज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आजकल हर व्यक्ति अपनी सेविंग्स भी बैंक में करता है, कई सारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो भी बैंक के थ्रू ही करना पसंद करता है। तो इट्स अ मेजर एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बैंक करता क्या है? पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन के रूप में सामने वालों को पैसा भी देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सचेंजिंग मनी का जो वर्क है बैंक क्या करता है? कंप्लीट करता है। इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी आजकल बैंक के द्वारा ही डन की जाती है। ठीक है, जैसे कि मनी का एक्सचेंज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, साख का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें बैंक ही क्या करता है? कंप्लीट करता है। इसके अलावा 1991 की अगर हम बात करें तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी बैंक्स आ चुकी है जिनको परमिशन मिल गई है कि भैया ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग बैंक्स ओपन कर सकते हो आरबीआई की परमिशन लेकर। तो इसके बाद में यहाँ पे कई सारे बैंक आपको देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, और भी कई, लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है इसकी। तो ये है बैंक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक, इसके अंदर सबसे पहला नाम आपके सामने आता है कॉमर्शियल बैंक। हिंदी में इसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। इसे समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो बैंकों का बैंक है, क्या कहा जाता है? उसे आरबीआई कहा जाता है, जो कि हमारे देश की बाकी सारी बैंकों पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक चल नहीं सकती है, अपना काम नहीं कर सकती है। ठीक है, फुली कंट्रोल होता है आरबीआई का। आरबीआई के अंदर देखिए शेड्यूल बैंक्स और अनशेड्यूल बैंक्स आती है, और इसके शेड्यूल बैंक के अंदर कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर की बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और फॉरेन रूरल बैंक्स आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि व्यापारिक बैंक ये होती क्या है। देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज टाइप ऑफ बैंक्स विच मेक्स अरेंजमेंट, यानी कि ये उस तरह की बैंक होती है जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कि कम अवधि के लिए लोन प्रोवाइड करती है। दिस बैंक्स डू सम अदर बैंकिंग फंक्शन। ये जो बैंक होती है कॉमर्शियल बैंक, कुछ अदर बैंकिंग फंक्शंस भी कंप्लीट करती है, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट का जो काम है ये करती है, पब्लिक की डिपॉजिट को सेव करके रखती है। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट का भी वर्क करती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। क्या होता है आरडी? की मंथली आप कुछ अमाउंट बैंक में सेव करते हैं। ठीक है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है कि हर महीने उतना पैसा आपको उसमें जमा करना है। तो एक फिक्स्ड टेन्योर के बाद में वो अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा कैश क्रेडिट की फैसिलिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा बैंक से चाहिए तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको बैंक क्या करता है? प्रोवाइड करता है। वो लिमिट बैंक आपके खाते में रखी हुई राशि के ऊपर बताता है। इसके अलावा लोन्स तो बैंक प्रोवाइड करता ही है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 की बात कर रहा है यहाँ पर, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, नेशनलाइजेशन हो चुका था बैंक्स का, तो फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो बैंक की जो फंक्शनिंग है वो तेज़ी से क्या हुई? चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं। अब क्या करता है कॉमर्शियल बैंक इतने नेशनलाइजेशन के बाद में? आर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म यानी कि कम अवधि वाले हैं, और मीडियम यानी कि ना तो ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे लोन। डेवलपमेंट और एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी ये प्रोवाइड करता है। साथ में एसएसआई यानी कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनके लिए भी ये लोन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट सेवरल बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर रनिंग अलोंग विद द बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो आज प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी वर्क कर रही है, और पब्लिक सेक्टर की बैंक भी क्या कर रही है? साथ साथ वर्क कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपके सामने यहाँ पर आता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक और पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनके सारे नेम मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। हालांकि कुछ हो सकता है कुछ मिस हो इसमें, लेकिन मैक्सिमम मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स दे दिए हैं आपको, आराम से देखिएगा इसे। अगला जो नेम आता है बैंक्स में, इंडस्ट्रियल बैंक। देखिए इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि जो उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज देता है, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल बैंक। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, द इंस्टीट्यूशंस विच मेक्स अरेंजमेंट ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। देखिए इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को जो कि मीडियम और लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करता है, वो बैंक कौन सा होता है? औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक कहलाता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन, लोन देने के अलावा टू द इंडस्ट्रीज दिस बैंक्स ऑल्सो हेल्प देम, यानी कि लोन के अलावा ये इंडस्ट्रीज की कैपिटल मेकिंग में भी मदद करता है। ठीक है, मतलब खुद तो लोन देता ही देता है, अगर किसी कंपनी को लोन की और आवश्यकता पड़ती है या कैपिटल नहीं बन पा रहा है तेज़ी से उसका, तो उसकी कैपिटल को बनाने में ये खुद भी क्या करता है? उसकी हेल्प करता है, उसके रिसोर्स को क्या करता है? ये क्रिएट करता है। द इंस्टीट्यूशन सच एस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखिए इसमें किस तरह की बैंक आती है? आईडीबीआई इस तरह के वर्क करता है, आईसीआईसीआई, आईएफसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और एफआईआईस। ठीक है, तो ये कुछ बैंक्स के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको इंडस्ट्रियल बैंक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम आपके सामने यहाँ पर आता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक? मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने गुड्स का सप्लाई बाहरी कंट्रीज में करते हैं, अबॉर्ड में करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले से पेमेंट अपने देश की करेंसी में लेना ही पसंद करेंगे। ठीक है, अगर सामने वाला डॉलर में पेमेंट कर रहा है तो कैसे आप लेंगे उसे? ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जो उस करेंसी को कन्वर्ट करके आपको रुपये में देता है। ठीक है, तो ये जो भी एक्सचेंज वाला काम होता है ये कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज बैंक करता है। फॉरेन ट्रेड करने में इसमें आपको काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी सारे अरेंजमेंट फॉरेन एक्सचेंज बैंक करता है, जिससे आप अपना फॉरेन ट्रेड आसानी से और कर पाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ये एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड करता है। चलिए बुकिश लैंग्वेज देखते हैं यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन विच एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज, ऐसी संस्था जो कि फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज का काम करती है एंड सारे अरेंजमेंट्स करती है फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉरेन ट्रेड के लिए। इसके अलावा दीज बैंक्स सेटअप देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। इस तरह की बैंक अपनी जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में क्या करती है? सेटअप करती है, ताकि आपको फॉरेन ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। एज इट इज़ वेल, देखिए यहाँ पर, वेल नोन डेट द एक्सपोर्टर ऑफ अ कंट्री वांट्स द प्राइस ऑफ इस कमोडिटी। देखिए यहाँ पर ये वही बात आ गई जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने कोई माल एक्सपोर्ट किया है, तो जो पैसा आपके पास में आ रहा है, अगर वो आपके खुद के देश की करेंसी में आएगा तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रुपये चलता है, डॉलर नहीं। अब यहाँ पर देयर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है कि सामने वाला पेमेंट किसी और करेंसी में आपको दे रहा है और एक्सचेंज करने की फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज बैंक सॉल्व करता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को। एट प्रेजेंट द फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स लाइक द कॉमर्शियल बैंक। देखिए फॉरेन एक्सचेंज बैंक की तरह कॉमर्शियल बैंक भी आजकल इस तरह के फंक्शंस करने लगा, इस तरह के काम करने लगा है। देयर फॉर बैंक्स विच विद द अदर बैंकिंग फंक्शन डू द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ऐसे बैंक जो अदर तरीके के फंक्शंस करते हैं, जो अपने उनके डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो सारे करते हैं, तो उसी के साथ में आजकल ये फॉरेन एक्सचेंज का वर्क भी क्या करते हैं? करने लग गए हैं। तो जो बैंक इस तरह के वर्क भी कर रहा है अपने कामों के साथ में, ठीक है, एक्सचेंज वाले, तो उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने आपको समझाया है फॉरेन एक्सचेंज बैंक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर सिटी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और भी कई सारे बैंक हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है एग्रीकल्चरल बैंक। देखिए ऐसे बैंक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नीड्स को पूरा करते हैं, यानी कि अगर कोई किसान है उसको लोन चाहिए अपनी फसल के लिए, तो ये इस तरह के बैंक उसको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर बैंक वाकई में और किस तरह के काम करेगा। देखिए
एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, व्यापार और उद्योगों से इसका सिस्टम काफ़ी अलग होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक अलग ही प्रॉपर्टी हो जाती है। देयर फॉर इट्स लोन रिलेटेड नीड्स आर डिफरेंट। इसीलिए किसानों की जो लोन रिलेटेड नीड्स होती है वो काफ़ी अलग होती है बजाय ट्रेड और इंडस्ट्रीज के। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच एग्रीकल्चर बैंक्स हैव बीन स्टेब्लिश्ड। और यहाँ पर यही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बैंक का सेटअप किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि वे किसानों की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब यहाँ पर हम इसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट पर नज़र डालेंगे। ये फर्दर इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ए, बी और सी तीनों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे सबसे पहला एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी कहा जाता है। ये जो बैंक होता है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये किसानों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ज़्यादा अवधि के लोन नहीं होते हैं, छोटी छोटी अवधि के लोन इनको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो लोन किसानों को इसने प्रोवाइड करा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया में इस तरह के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 3 लेवल के सिस्टम पे वर्क करते हैं। 3 टायर का सिस्टम होता है। 3 टायर सिस्टम यानी कि सबसे ऊपर, मीडिएटर और सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर कौन होता है? एट द एपेक्स लेवल पर ईच स्टेट, यानी कि हर स्टेट में इस तरह का बैंक होगा। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरमीडिएट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह का कोऑपरेटिव बैंक वर्क करेगा। उसके अलावा सबसे नीचे कौन होगा? विलेज लेवल पर। कि कोऑपरेटिव बैंक्स के 3 लेवल हो गए, विलेज लेवल पर, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे ऊपर एपेक्स लेवल। अब यहाँ पर तीनों लेवल पर कौन सी बैंक काम करेगी उनके नाम देख लेते हैं। स्टेट लेवल पर कौन काम करेगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसे एससीबी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सीसीबी। और विलेज लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ काम करती है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ कि विलेज लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अगर इसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो सीसीबी है उससे पैसा ले सकता है। जब सीसीबी को लोन की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एससीबी से ले सकता है। और एससीबी को जब रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे भी पैसों की नीड है, तो ये किससे लेगा? ये लेगा नाबार्ड से। ठीक है, अब ये नाबार्ड क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आगे दिया है अगली स्लाइड में आपको, तो आप उसे समझना वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी इसमें इतना। अब हम लोग जाते हैं यहाँ से बैंक नंबर बी पर, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये किस तरह की फैसिलिटी देता है? लॉन्ग टर्म लोन देता है ये किसानों को। इसके अलावा कितने टर्म के लिए देता है ये? 15 से 20 सालों तक। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म था, ठीक है, जो कि 15-20 सालों से क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 सालों तक का लोन दे रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम, काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा लोन फॉर कई सारे कामों के लिए लोन देता है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म करना हो, आपकी ज़मीन अगर बंजर है तो आप उसको फर्टिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए जिसी भी नीड हो आपकी, उसके लिए आपको लोन मिलता है। इसके अलावा डिगिंग वेल्स, कुआं वगैरह खोदने के लिए लोन मिलता है। ट्यूबवेल, बोरवेल कराना चाहते हैं कई लोग। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उसके जो भी एसेसरीज होती है, ठीक है, उन सभी के लिए आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से लोन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जानकारी दे रखी है कि एज दिस बैंक्स प्रोवाइड लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड, सो दिस, देखिए इस तरह की जो बैंक होती है वो सिक्योरिटी के बेस पर आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि जिन किसानों के पास में सिक्योरिटी है, यानी कि ज़मीन है, तो वे अपने ज़मीन के पेपर्स बैंक को देकर वहाँ से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। अब मैक्सिमम ये उन्हीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहता है जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं। ठीक है, तो बैंक आर एडवांटेजियस फॉर द बिग फार्मर्स। ठीक है, बड़े किसानों को ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के तौर पर ही लोन देती है। अब इसके बाद में नंबर सी पर आता है रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में इसका सेटअप किया गया था। इसके अलावा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पीपल ऑफ डिस्टेंस रूरल एरियाज़, यानी कि दूर दराज के गाँवों में जो लोग रहते हैं, जो किसान रहते हैं, उन लोगों को क्या करता है, ये लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग आ जाते हैं, कौन कौन से पीपल आते हैं इसमें? छोटे किसान,
और जो मार्जिनल किसान होते हैं, जो मिड किसान होते हैं, ना तो ज़्यादा गरीब है ना ही ज़्यादा अमीर है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्टिसंस लोग होते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, उनके लिए। और जो छोटे छोटे पैमाने के जो उद्योग चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उन लोगों को भी यह लोन प्रोवाइड करता है। इसकी भी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि 30 जून 2005 तक लगभग 14,000 के अप्रोक्स ब्रांचेस इस तरह की बैंक की देश में रन कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है एग्रीकल्चर बैंक के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। अगली वाली स्लाइड में हम समझेंगे इस नाबार्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है ये? चलिए देखते हैं। देखिए, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड। ये जो बैंक है नाबार्ड, ये 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों भैया, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? ये लोन अवेलेबल करवाता था। किसके लिए? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि खेती अच्छे से अच्छी हो, उसका विकास हो, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करता है। ब्रीफली यानी कि शॉर्ट में इसे नाबार्ड कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इज द एपेक्स बैंक इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जितने भी बैंक्स देखे थे, उन सभी से ऊपर जो एपेक्स लेवल पर बैंक होती है ना, वो ये नाबार्ड है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग टू वेरियस फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। हम लोगों ने जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी पिछली स्लाइड में देखे थे, ठीक है, जो सीसीबी है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हम लोगों ने पढ़ा था, अगर उन लोगों को फाइनेंस की उन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस की जब ज़रूरत पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो नाबार्ड वहाँ पर प्रेजेंट होता है और उनको क्या करता है? लोन देता है। नाबार्ड ऑब्टेन वेल्थ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, नाबार्ड को ये सारा पैसा कहाँ से मिलता है, ये वेल्थ कहाँ से आती है? तो ये अदर इंस्टीट्यूशन से क्या करता है? ये ऑब्टेन करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, ये हैं जो नाबार्ड की क्या करते हैं? वेल्थ ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है नाबार्ड के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे सामने आता है देश का सबसे बड़ा बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रिजर्व बैंक? चलिए देखते हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। केंद्रीय बैंक इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे देश का, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सिस्टम का। पीपल इस बैंक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि आपको खाता ओपन करवाना है, अकाउंट खुलवाना है, तो आप सीधा आरबीआई जाएंगे और बोलेंगे सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। द मैनेजमेंट, सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश की जो करेंसी होती है, उसका मैनेजमेंट, उसकी सप्लाई और उस पर जितनी भी कंट्रोलिंग होती है, कैसे की जाती है, ठीक है, ये सारा काम कौन देखता है? आरबीआई देखता है। इट इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो भारत सरकार होती है, उस भारत सरकार का बैंकर होता है। ठीक है। यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, जितने भी खाते होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है। वेन एवर नीडेड प्रोवाइड्स द लोन, गवर्नमेंट को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट को क्या करता है? लोन भी देता है। इसके अलावा इट इज़ अ बैंक ऑफ बैंक्स, यानी कि ये बैंकों का क्या है? बैंक है। ऑल काइंड्स ऑफ बैंक्स ऑफ द कंट्री हैव टू कीप द फिक्स्ड परसेंट। देखिए, हमारे देश के जितने भी बैंक है, वो एक अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है, जो भी आरबीआई तय करता है, वो कहाँ जमा कराना होता है? उनको आरबीआई में जमा करवाना होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे देश में जितनी भी बैंक है, उनके पास में जितना भी डिपॉजिट है, उसका जो फिक्स्ड परसेंटेज होता है, जो कि आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है, वो कहाँ जमा करना होता है? इनको आरबीआई में जमा करना होता है। द बैंक लेंड्स लोन ऑल्सो टू अदर बैंक्स, आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देने का भी काम करता है। वेन एवर इज नीडेड, जब इनकी आवश्यकता होती है। अदर देन दिस, देखिए इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? हमारे देश में जितनी भी करेंसी और क्रेडिट की क्वांटिटी होती है, उन सभी को चेक करता है, मेंटेन करके रखता है। और जितने भी ऑर्डर और पॉलिसीज आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उन सभी को फॉलो कौन करता है? देश की बाकी जितनी भी बैंक होती है आरबीआई के नीचे, वो सभी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स रेगुलेशन, ऑर्डर और पॉलिसीज को क्या करती है? वे फॉलो करती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये रिजर्व की स्पेलिंग गलत दे रखी है आपकी बुक में, इसे आप सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक आपके सामने आता है इंटरनेशनल बैंक,
यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। यानी कि इंटरनेशनल बैंक उसे कहा जाता है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कई सारे देश इस बैंक के क्या होते हैं, मेंबर बन जाते हैं। जब वो मेंबर बन जाते हैं तो इंटरनेशनल बैंक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में उनका सपोर्ट करता है, ठीक है, उनकी हेल्प करता है। इन दिस डायरेक्शन टू इंस्टीट्यूशंस नेमली, इस डायरेक्शन में दो तरह के इंस्टीट्यूशन नेमली वर्क करते हैं यहाँ पर, जो कि पहला है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और दूसरा कहा जाता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको मैं और देना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक जो होता है उसके अंदर इतने सारे ग्रुप्स वर्क करते हैं, और आईएमएफ, इसकी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ, ठीक है, यानी कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, एलिजिबिलिटी आपको हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको आईएमएफ का क्या करना पड़ेगा, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको किसकी मेंबरशिप मिलेगी, वर्ल्ड बैंक की। टुडे ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ 189 मेंबर्स कंट्रीज। आज अगर हम बात करें तो हर इंस्टीट्यूशन में, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वहाँ पर 189 अप्रोक्स कंट्रीज इसके सदस्य बन चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपकी इंटरनेशनल बैंक की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको लगता है वीडियो नॉलेजेबल है, शेयरेबल है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।